Okay, but when we start this chapter, I have used one term regarding photosynthesis. That photosynthesis is a physico-chemical reaction. ठीक है. Later when I described the chapter, I told you that photosynthesis is a light reaction. ठीक है. photosynthesis जो है वो एक light reaction है. ठीक बेटे. Wait a moment. ओके बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. ठीक है. तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फिजिको केमिकल रिएक्शन है एंड इट इज अ रिएक्शन विच इज, जो दिखने में हमें सिर्फ लगता है कि इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है बेटा. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. So here in your book, these factors they are divided into two broad categories. ठीक है. टू ब्रॉड कैटेगरीज में उन्हें रखा गया है. देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर नोन एज द इंटरनल फैक्टर्स और द प्लांट फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं. एंड सेकंड कैटेगरी जो है वो किसकी है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की है. ठीक है बेटे. तो कहते हैं कि कुछ प्लांट के अपने इंटरनल फैक्टर्स हैं. देखो क्या हो सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके अंदर हो रही है? ट्री के अंदर हो रही है या प्लांट के अंदर हो रही है. तो कहते हैं कि देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, देखो फोटोसिंथेसिस किस में हो रही है? प्लांट की लीव्स में हो रही है. तो कहते हैं कि किसी भी ट्री के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं. अगर नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा होंगे इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लीव हैं उतना ही ज्यादा उसमें क्लोरोप्लास्ट है और उतना ही ज्यादा उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है और उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेंगे और एक फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है बेटा. सेकंड चीज कहता है कि साइज कैसा है. लीफ का जो लैमिना है उसका साइज कितना बड़ा है. अगर लीफ जो है उनका लैमिना छोटा साइज रखता है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कम करेगा. अगर उसका साइज जो है लैमिना का बड़ा है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी ज्यादा होगा. ठीक है बेटा. फिर कहते हैं कि एज ऑफ द लीफ. ठीक है. पर्टिकुलर लीफ जो है उसकी एज से मतलब है कि क्या लीफ जो ट्री के ऊपर प्रेजेंट है वो न्यू लीव्स हैं या फिर ओल्ड लीव्स है. अगर वो ओल्ड लीव्स हैं तो फोटोसिंथेसिस में उनका रोल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर वो न्यू लीव्स हैं तो फिर वो यंग हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक बेटे. उसके बाद कहते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स. लीव्स कैसे उस पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर अरेंज है. ठीक है. क्या उनका जो लैमिना है उसका फेस सन की तरफ है. ठीक है. या फिर उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है कि सारे लीव्स जो हैं उसको जितनी लाइट रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिल रही. तो ओरिएंटेशन किस तरीके से है वो भी डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर लीफ का कितना कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फिर उसमें मेसोफिल सेल्स जो हैं उनकी कंसेंट्रेशन भी डिसाइड करती है कि उसका फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा. नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर कितने हैं. ठीक है. आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर की ऑर्गेनेल्स हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट रखती हैं. तो कई बार हमारे पास वेरीगेटेड लीव्स होते हैं. ठीक है. तो वेरीगेटेड लीव्स में अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं. तो ऐसे लीव्स जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देंगे. ठीक बेटे. उसके बाद कहते हैं कि पर्टिकुलर लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी है. देखो अब इसमें हमारे पास दो तरह के लीव्स आ जाते हैं. अगर तो हम C3 प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ठीक ठाक होती है, पर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी रहती है और इस वजह से रुबिस्को एंजाइम जो है वो दोनों के साथ बाइंड कर लेता है, जबकि उसकी अफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा है. ओके बेटे. पर अगर वो कहता है कि हमारे पास C4 प्लांट है तो C4 प्लांट जो है उसकी एक स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी है जिसे हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं. और क्रैंच एनाटॉमी में वेस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीट सेल्स हैं और इसलिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल से बाहर जाती ही नहीं है. इसलिए रुबिस्को एंजाइम उसके साथ बाइंड करता है और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट रहता है. ठीक बेटे. फिर कहते हैं कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसका अमाउंट कितना है लीफ के अंदर. अगर मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो लाइट हार्वेस्टिंग भी ज्यादा करेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा.
तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो तो प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब वो कहते हैं कि प्लांट के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली जो है वो किससे रिलेटेड है, उसके जेनेटिक, ठीक है, जीन से रिलेटेड है, जो उस पर्टिकुलर प्लांट की सारी एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करते हैं, उसके ग्रोथ प्लान जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसका जो है एक जेनेटिक प्री डिपोजिशन है जिसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर प्लांट के अंदर लीव्स प्रेजेंट है या लीव्स का साइज कैसा रहेगा, ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब बिसाइड दीज इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो प्लांट स्पीशीज ग्रो करती हैं उसमें वो फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि सनलाइट है। ठीक है, कैसा हैबिटेट है प्लांट का, क्या उसको मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट मिलती है या उसको ठीक ठाक सनलाइट मिलती है। देखो इसमें हम इसको हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे टॉल ट्रीज हो सकते हैं और कुछ जो है छोटी हाइट के ट्रीज हो सकते हैं। अब टॉल ट्रीज जो है उनकी कैनोपी काफी बड़ी है और इस वजह से जो शॉर्ट हाइट वाले ट्रीज हैं उनको इनफ सनलाइट नहीं मिलती, तो फिर वो थोड़ी सी सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटे, अब वो कहता है कि हैबिटेट जो है वो किस तरह का है, अगर उसमें सनलाइट उनको ज्यादा मिलती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा, और अगर सनलाइट जो है वो उसको उतनी नहीं मिलती जितनी रिक्वायर्ड है तो फोटोसिंथेसिस में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। ठीक बेटे, उसके बाद कहते हैं कि टेम्परेचर जो है उसकी कंडीशंस कैसी है। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है मैक्सिमम है किसी हैबिटेट के अंदर तो टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ओके बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितनी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो एक लीनियर फैशन में इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर अगर वो कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसको कई सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं और उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कोई दूसरा फैक्टर जो है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्टेड होगा। तो एक ऑप्टिमम लेवल में CO2 की कंसेंट्रेशन रहनी चाहिए। ठीक है बेटे, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर प्लांट के हैबिटेट में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर उसके लीव्स भी हेल्दी रहेंगे और लैमिनास भी एक्सपेंडेड होंगे लीव्स के और वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, जनरली अगर आपने अपना एक छोटा सा गार्डन लगाया है उसमें आप वाटरिंग नहीं करते हैं प्लांट्स की तो आप देख लेते हैं कि उसके जो लीव्स हैं उनकी ड्रूपिंग होने लग जाती है। ठीक है बेटे, ड्रूपिंग का मतलब है लीफ के लैमिना फोल्ड होने लग जाते हैं और अगर लैमिनास फोल्ड हो जाएंगे तो फिर मेसोफिल सेल्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे सनलाइट के अकॉर्डिंग और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स में रखा गया है, सनलाइट को, टेम्परेचर को, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को एंड वाटर को। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में डिटेल में। ठीक है बेटे, इंटरनल फैक्टर मैंने आपको यहीं पे समझा दिए हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे हमें एक लॉ नजर आ रहा है, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन जो थे उन्होंने 1905 के अंदर ये लॉ दिया था विच इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर वो कहते हैं कि कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स जो हैं उसके रेट को अगर अफेक्ट करते हैं तो उसमें से वो कहते हैं कि मैक्सिमम जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर एक्चुअली वो फैक्टर होगा जिसकी क्वांटिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू के पास पहुंच चुकी होगी। ठीक है बेटे, तो एग्जांपल में हम सिंपली ले लेंगे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को ही वो केमिकल प्रोसेस मानते हैं तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको सनलाइट भी अफेक्ट कर रही है, उसको टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी अफेक्ट कर रही है, उसको वाटर भी अफेक्ट कर रहा है। तो चारों फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो अपनी सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के पास पहुंच चुका है और अगर उसकी क्वांटिटी उसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए उससे नीचे चले जाती है तो इसका मतलब उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस पे पड़ेगा। ठीक है बेटे, जैसे हम जानते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एटमॉस्फेयर के अंदर कंसेंट्रेशन कितनी है लगभग, तो कहते हैं कि 0.03% से 0.04% के आसपास होती है। तो वो कहते हैं कि अगर इसकी जो मिनिमम पॉसिबल कंसेंट्रेशन है CO2 की जितनी वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है
अगर उससे नीचे चले जाती है वैल्यू, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा और इसका डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे असर होगा और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इससे बैडली अफेक्टेड होगा और फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके बेटे, अब वन बाय वन हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ले रहे हैं। तो पहला हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो कहते हैं कि हमारे पास तीन मेन चीजें आ जाती हैं लाइट के बारे में, कि पर्टिकुलर जो लाइट रेडिएशन सन में से आ रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, कितनी डीपली जो है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल तक पहुंचती है, कितना ज्यादा अंदर तक उसको पेनिट्रेट करती है और कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी वो रखती है। ठीक है बेटे, लाइट की क्वालिटी जो है वो किस तरीके की है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है उसके कौन से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से रिलेटेड वो लाइट है। आपको बताया था कि सभी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं देते फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ में होती है, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में होती है। तो बाकी सारी जो वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम की, उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो किस क्वालिटी की लाइट रिक्वायर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि पर्टिकुलर प्लांट जो है उस लाइट के कांटेक्ट में कितनी ड्यूरेशन तक रहते हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं बॉटनी के पुराने चैप्टर्स में, कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मैक्सिमम लाइट पसंद करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मॉडरेट अमाउंट में सनलाइट चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, मिड डे प्लांट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत थोड़ी सी लाइट उनको रिक्वायर्ड होती है, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर हम उनसे ज्यादा और ड्यूरेशन की लाइट उनको देंगे तो उस केस में क्या होगा, उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ड्यूरेशन जो है वो भी हर एक प्लांट के अकॉर्डिंग क्या करती है, लाइट की वेरी करती है। अब देखो एक ग्राफ आपकी बुक के अंदर उसने फिगर नंबर 13.10 में दिया हुआ है, जिसमें उसने आपको ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इंसिडेंट लाइट रेडिएशन जो है उसके साथ एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो इनिशियली जैसे जैसे वो कहते हैं कि लाइट रेडिएशन जो है, ठीक है, आपके पास पहुंचती हैं, लीफ के पास पहुंचती हैं, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का जो रेट होता है इनिशियली जो है वो लो लाइट इंटेंसिटीज पर, ठीक है बेटे, लीनियर फैशन से इंक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे लाइट आई वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट क्या होगा, लो लाइट इंटेंसिटीज पे क्या होता जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। पर वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी तक ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पॉसिबल है। अगर उससे ऊपर चले जाएगी, हाई लाइट इंटेंसिटीज हो जाएगी, तो आपको मालूम है कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर उससे ऊपर की लाइट रेडिएशन उसको मिले, ज्यादा टाइम तक लाइट इंटेंसिटी उसको मिलती है, तो उस केस में उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो कहते हैं कि लो लाइट इंटेंसिटी पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बढ़ता है, पर हाई लाइट इंटेंसिटीज पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो फर्दर जो है वो इंक्रीज नहीं होता। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस जो है उसमें लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसको एक से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर एक फैक्टर लाइट जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई दूसरा फैक्टर उस केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है बेटे, और जो लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट डालेगा। ठीक, फिर देखो उसने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि लाइट का सैचुरेशन जो है, ठीक है, फुल सनलाइट जो है उसका सैचुरेशन जो है वो 10% तक हो जाता है। तो एक ऑप्टिमम लेवल तक ही लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्लो डाउन होने लग जाता है। ठीक है, और उसमें फर्दर इंक्रीज हमें नजर नहीं आता। फिर वही चीज उसने यहाँ लिखी हुई है कि अगर हमारे पास जो है कोई डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है बेटे, या फिर शेड की कंडीशन है, तो आपको बताया था कि जो तो प्लांट बहुत ज्यादा हाइट रखते हैं उस फॉरेस्ट में, वो तो हाई लाइट इंटेंसिटीज जो है उसमें मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस का शो करेंगे। पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इन ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनकी कैनोपी के नीचे छिपे हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती, तो वो प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो लो लाइट इंटेंसिटी में ही करेंगे। ठीक है, पर ऐसे प्लांट जिनकी हाइट ज्यादा है वो हाई लाइट इंटेंसिटी पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे। ये चीज पता लगी है सभी स्टूडेंट्स को। फिर देखो उसने फोर्थ पॉइंट में आपको लिखा है कि इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही लाइट इंटेंसिटी जो है वो प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। अगर उससे आगे जो है लाइट और ज्यादा प्लांट को मिलती है तो उस केस में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज होता है। ठीक है बेटे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर वो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसेंट्रेशन दूसरी गैसेस की तरह बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। लगभग कितनी है, 0.03 से 0.04% के आसपास हो सकती है, या फिर वो कहते हैं कि किन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ये कंसेंट्रेशन जो है वो 0.05% तक पहुंच सकती है। तो उस केस में वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, अगर लाइट जो है वो भी प्लांट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है अगर उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। पर कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो इंक्रीज देखा जाएगा। पर अगर ज्यादा टाइम तक जो है, लंबे टाइम तक ये चीजें हमें नजर आती हैं तो उस केस में वो कहते हैं कि इसके डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है बेटे। दोनों तरह के प्लांट है, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे वो C4 प्लांट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो दोनों तरह के प्लांट अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट थर्ड पॉइंट में उसने लिखा है कि एट लो लाइट कंडीशंस, ठीक है, जब लाइट की कंडीशंस जो है वो कम होती हैं तो उस केस में दोनों ही तरह के प्लांट, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे वो C4 प्लांट है, उस केस में बेशक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, दोनों तरह के प्लांट किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ठीक है। ये पॉइंट आपको पिछले एक टेबल में भी पूछा गया है, फिर से सुनेंगे। अगर लाइट की कंडीशंस जो हैं वो लो लाइट कंडीशंस हैं, बेशक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तब भी वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, ना कि C3 प्लांट्स में और ना ही C4 प्लांट्स में। ठीक है बेटे। पर अगर वो कहता है कि लाइट इंटेंसिटीज जो है वो हाई लाइट इंटेंसिटीज है तो उस केस में C3 एंड C4 प्लांट दोनों अलग अलग तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है। तो दोनों में इंक्रीज जो है वो नजर आएगी। देखो C3 प्लांट्स जो हैं, आपको बताया था कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है, प्लस C3 प्लांट्स जो है पर्टिकुलर लेवल तक ही उनका क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन कर सकता है, इसलिए उनका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा। 360 पे ही उनका सैचुरेशन पॉइंट हमें मिल जाएगा, यानी इसके बाद जो है क्लोरोफिल पिगमेंट जो है इसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है अगर उसे फिर हाई लाइट इंटेंसिटी मिलती रहती है। पर अगर वो कहता है कि C4 प्लांट है तो आपको मालूम है कि C4 प्लांट जो है वो हार्श कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी जो है उसको गेन कर सकते हैं, इसलिए उनका सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे लेट मिलेगा हमें। तो 450 के आसपास हमें उनका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो मिलता है। ठीक है बेटे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है इन प्लांट्स के लिए, C3 प्लांट्स में, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर इसलिए बन सकते हैं C3 प्लांट्स में क्योंकि कुछ केसेस के अंदर C3 प्लांट्स में आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन की गैस की पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उस केस में रोबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफरेंस नहीं देगा, और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज रोबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने की वजह से उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहता है थर्ड पॉइंट में, देखो C3 प्लांट्स जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसेंट्रेशन हायर होती है, ठीक है, तो वो फिर उस केस में रिस्पॉन्स शो करते हैं, कैसे, बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट उनके अंदर बढ़ता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसका मतलब C3 प्लांट्स जो है उनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन उन्हें कम मिले तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है और फोटोसिंथेसिस के रेट जो है उसको कम कर सकता है। ठीक है बेटे। ये पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। तो C3 प्लांट में सैचुरेशन पॉइंट हमें 360 पे मिल जाता है और C4 प्लांट में सैचुरेशन पॉइंट हमें 450 पे मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स जो हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है तो C4 प्लांट्स जो हैं उनपे कोई ज्यादा असर नहीं दिखेगा, पर C3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होने से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये चीज हमें अच्छे से क्लियर होगी है।
Yes students, any problem? Speak up. नो मैम। अब तक सब ठीक चल रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड यहाँ पे फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है बेटे, टेम्परेचर जो है उसका वो कहते हैं कि क्या रिलेशन है यहाँ पर। तो देखो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के टू फेसेस है हमारे पास, एक लाइट फेस है और एक डार्क फेस है। ठीक है, तो लाइट फेस जो है वो तो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है बेटे, तो लाइट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो लाइट इंटेंसिटी भी उसके अंदर आ जाती है, और लाइट इंटेंसिटी जो है वो टेम्परेचर से रिलेशन रखती है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो लाइट रिएक्शंस के केस में है। पर अगर वो कहता है कि फोटोसिंथेसिस की हम डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि डार्क रिएक्शंस जो है फोटोसिंथेसिस की वो टोटली एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। और आपको मालूम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम्स का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। तो जो बैडली अफेक्टेड होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस वो यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होती है। ठीक है बेटे, तो टेम्परेचर बढ़ने से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस पर, क्योंकि वो एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है और एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी वो कहते हैं कि अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम C4 प्लांट्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि C4 प्लांट्स खास तरह की लीफ एनाटॉमी रखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है उसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट उनके अंदर बढ़ेगा जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया था कि अगर शुगर केन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलती है, धूप मिलती है, तो उसके स्टेम मोटे हो जाते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है वो डेवलप होती है। और अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो आपको बताया था कि C3 प्लांट्स जो है उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर को फेस नहीं कर सकती। ठीक है, उन्हें एक ऑप्टिमम लेवल में टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर उन्हें मिलता है तो उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और इस वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो बैडली इफेक्टेड होगा। ठीक है बेटे, फिर देखो फोर्थ पॉइंट के अंदर उसने आपको बताया है कि टेम्परेचर जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये टेम्परेचर जो है वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हैबिटेट कैसा है प्लांट का। ठीक है बेटे, इसको हम कैसे समझेंगे, प्लांट जो है वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में हो सकते हैं। अगर हम बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम की तो वहां पे प्लांट ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं, बिकॉज उनमें ऐसे अडेप्टिव फीचर्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं इक्वेटिक प्लांट्स की, तो इक्वेटिक प्लांट्स जो है क्योंकि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है बेटे, और वाटर की अपनी एक लेटेंट हीट होती है, और इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने से भी उनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन्स जो है उनमें किस तरह की कंडीशंस प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसी कंडीशंस प्रेजेंट है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा कुछ केसेस में, कुछ केसेस में टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पोलर रीजन्स में हमारे जो है ठंडे कंट्रीज आ जाएंगे, जिसमें कनाडा हो गया है, अमेरिका हो गया है। ठीक है बेटे, वहां पे कहता है कि वेजिटेशन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ग्रीनलैंड की तरफ आप चले जाएंगे, वेजिटेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं नजर आएगी, क्योंकि पोलर रीजन्स है ये। पर अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में आ जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो वहां पे वो कहते हैं कि ज्यादातर हमें प्लांट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स नजर आएंगे जिनके लैमिनास लीफ के काफी ब्रॉड हैं, और इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है। तो इक्वेटर जोन में पाए जाने वाले प्लांट्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे फोटोसिंथेसिस में, और जो पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है बेटे, अब देखो लास्ट फैक्टर जो है इसमें वो है वाटर। ठीक है, तो वाटर कैसे डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि वाटर एक तो फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, एक रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शंस में। ठीक है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है एज अ रिएक्टेंट, उतना ही वाटर का भी इंपॉर्टेंस है। दूसरा है कि वाटर जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है प्लांट के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स जो है अगर उनके हैबिटेट में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो प्लांट हमें हेल्दी नजर आएंगे।
ठीक है, पर अगर वाटर की डेफिशिएंसी है किसी केस की, ओके बेटे, तो उस केस में कहते हैं कि वाटर स्ट्रेस की वजह से प्लांट्स के स्टोमेटास जो है उन पे असर पड़ सकता है। आपको बताया था कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट के जो स्टोमेटास हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और अगर स्टोमेटास क्लोज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और इस वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्ट होगा। एंड थर्ड पॉइंट में आपको बताया है कि अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं है और प्लांट को जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो उसको नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उसके लीव्स की क्या होने लग जाएगी, विल्टिंग होने लग जाएगी। ठीक है बेटे, विल्टिंग वर्ड का मतलब होता है ड्राइंग अप ऑफ द प्लांट टिश्यूज। तो कहता है कि धीरे धीरे लीव्स जो है वो ड्रूप होने लग जाएंगे, सरफेस एरिया उनका कम होने लग जाएगा लैमिना का, और अगर सरफेस एरिया कम होता है, लैमिना जो है वो ड्रूप हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशंस को वो कैच नहीं कर पाएंगे, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट, और इस वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है प्लांट की वो भी इसके अंदर बैडली इफेक्टेड होंगी। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? वापिस आ जाएंगे सारे जाने? यस बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटे, स्पीक अप। डरना नहीं है किसी भी बच्चे ने, सीधे सीधे बोलेंगे। कौन से फैक्टर के बारे में अभी भी डाउट है? क्या हुआ, फेस कैसे बना लेते हो डरावने से, दूसरे बंदे को डराते रहते हो? हाँ जी, ठीक है, हैप्पी फील करना है तुमने अपना जब भी अपना सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मेडिकल नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि बायोलॉजी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है। तो whenever you are going to read your biology book, you are always in a happy mood, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो फिर आपको बायोलॉजी समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है बेटे, ठीक है, तो ये आपके लिए एक ऑनर की बात है कि आपको मेडिकल स्टूडेंट बोला जा रहा है, एंड स्कूल में आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, so you should always be in a happy mood। ठीक है, अब बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? इस वाले टॉपिक को आज ही रीड करेंगे। अगला टॉपिक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी थ्योरी है जो इजीली तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी डाउटफुल सी है, अजीब अजीब है कह सकते हैं, थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी, तो इसलिए अभी नहीं ले रही। फिलहाल ये सारा चीज क्लियर है ना, फैक्टर्स? यस बोलिए, फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बेटे। बस आपने इसमें इतना याद रखना है कि C3 प्लांट जो है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर फैक्टर का क्या असर पड़ता है, और C4 प्लांट कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है बेटे, जैसे एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कभी भी C4 प्लांट्स के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन सकती, बताइए क्यों? C4 प्लांट के लिए CO2 कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन सकती, बताइए क्यों, ऐसा क्यों? अगर मैं यहीं से क्वेश्चन डाल दूं इसी चीज पे, फिर कैसे आंसर देंगे आप? एनी स्टूडेंट कैन स्पीक, जो भी मन में आ रहा है बोलिए फटाफट, ताकि मुझे पता लगे आपको क्या पता लगे। यस बेटे, कुछ भी आ रहा है माइंड में बोलिए आप। C4 प्लांट के लिए कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन सकता, क्या खास बात है C4 प्लांट्स के अंदर ऐसी? हाँ जी, कोई भी नहीं बोलना चाहता? अच्छा, आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखो बेटे, CO2 की कंसेंट्रेशन जो है वो C4 प्लांट पे ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं डालती है? तो उसका कारण ये है कि C4 प्लांट्स जो है उसमें वेस्कुलर बंडल्स के आसपास क्या प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं, और बंडल शीथ सेल्स जो है उसकी लीफ एनाटॉमी जो है वो इस तरह की है कि उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है और मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है, अभी मैंने बोला उसमें मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इसका मतलब अगर सेल्स बहुत पास पास हैं तो एक बार उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी आ गई है ना, वो कहीं से भी लीक नहीं करनी है। ठीक है, तो हमेशा वहां पे जितने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एक बार उन्होंने ले ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल्स के अंदर ही बनी रहेगी। और आपको ये भी पता है कि बंडल शीथ सेल्स में ही कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट है। ठीक, तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो कैसा है, थोड़ा सा मूडी है,
ठीक है, और वो इस बात पे इस चीज के साथ बाइंड करते हैं कि कौन सी गैस ज्यादा क्वांटिटी में है। तो हमेशा वो कहते हैं कि बंडल शीट सेल्स में CO2 ज्यादा ही रहनी है, तो रुबिस्को के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए उसने किसके साथ हमेशा बाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने यूज कर लेनी है, एंड कार्बोहाइड्रेट उसने कितने देने हैं आपको, 100% देने हैं। पर C3 प्लांट्स जो है उसमें दो ऑप्शन है रुबिस्को के पास। ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसे भी बंडल शीट सेल जैसी चीज C3 प्लांट्स में है नहीं, वहां पे सिंपल मेसोफिल जो है टिश्यू प्रेजेंट है, और उस मेसोफिल टिश्यू में ही रुबिस्को एंजाइम है, और रुबिस्को एंजाइम जो है उसको दो तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, 28% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कितनी है, 0.03 से 0.4 या 0.5 तक आप मान सकते हैं। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि दोनों में से फिर भी रुबिस्को एंजाइम जो है वो, क्योंकि एक ट्रू फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, तो वो CO2 के साथ अफिनिटी रखता है। पर कुछ केसेस में, ठीक है, उसका थोड़ा सा मूड बदल भी तो सकता है, वो सोच सकता है कि ये दूसरी गैस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में, इसके साथ बाइंड करके भी देख लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फ्री रह जाएंगे, और अगर रुबिस्को जो है उसके साथ काम नहीं करेगा CO2 के साथ, तो वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो उस केस में वो कहते हैं कि एक तो रुबिस्को एंजाइम जो है इसके पास दो ऑप्शन है, दूसरी तरफ अगर CO2 भी कम हो जाए, तब तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल डेफिनेट है कि वो किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करेगा, और फोटोसिंथेसिस का रेट उस केस में 100% अफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, तो हमेशा C3 प्लांट्स के लिए CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, पर C4 प्लांट्स के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि C4 प्लांट्स एक बार जितनी CO2 आती है ना उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको निकलने ही नहीं देते, तो रुबिस्को जो है वो कभी भी ऑक्सीजन जो है उसका फेस देख ही नहीं पाता, और इसको CO2 के साथ ही बाइंड करना पड़ता है। ओके बेटे, तो ये यहाँ पे इसका आंसर था। तो ऐसे छिपे हुए क्वेश्चन हो सकते हैं बुक के बीच में से कहीं पे भी, जैसे मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन डाल देती हूँ कि भाई बच्चों ये बताइए कि क्रैंच एनाटमी जो है, ठीक है, विच इज अ यूनिक टाइप ऑफ एनाटमी प्रेजेंट इन C4 प्लांट, तो बताइए कि कौन सी एनाटमी, क्या क्या इसमें आपको करेक्टरिस्टिक फीचर नजर आते हैं। मैंने असाइनमेंट में भी ऐसा एक क्वेश्चन शायद डाला हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो फटाफट जवाब देंगे कि क्रैंच एनाटमी का मतलब होता है कि वेस्कुलर बंडल्स के आसपास खूब सारे बंडल शीट सेल्स हैं, और ये बंडल शीट सेल्स जो है इनमें मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस है, यानी ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ठीक है बेटे, और दूसरी चीज है कि ये थिक वॉल्स रखते हैं, और गैसियस एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने देते, तो गैसेस तो इसमें से बाहर जाती ही नहीं है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट भी काफी ज्यादा है इनके पास, तो क्लोरोप्लास्ट जितने ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट है, जितनी ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट उतनी ही ज्यादा वो क्या करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग करेंगे, और जितनी ज्यादा लाइट हार्वेस्ट करेंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। इसीलिए C4 प्लांट जो है वो स्पेशल है, और उनका बायोमास प्रोडक्शन का रेट भी C3 प्लांट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा धूप पड़नी है ना, उतनी ज्यादा जो हमारी गन्ने की क्रॉप है, शुगर केन की क्रॉप है, तो उतनी ज्यादा हमें मतलब बायोमास देगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा शुगर आपको मिलेगा, आपके गन्ने उतने मोटे होते जाएंगे जितनी ज्यादा गन्ने के फील्ड को क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। ठीक है, तो शुगर केन क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो कभी भी सनलाइट जो है उसको, ठीक है, वेलकम, ऐसे नहीं है कि वो वेलकम नहीं करेगी, जितनी भी उसको मिलती है वो लेती रहती है मजे से, और उतने मोटे मोटे गन्ने हमारे बनते जाते हैं, और उतनी ज्यादा शुगर निकलती है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई साउथ इंडिया के अंदर जो शुगर केन होता है ना वो ज्यादा शुगर का कंटेंट रखता है, और जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर शुगर केन है उसमें शुगर की क्वांटिटी कम होती है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका एक सीधा साधा सा आंसर है कि जो हमारे साउथ के इलाके हैं वो इक्वेटर जोन पे प्रेजेंट है बेटे। ठीक है, और वहां पे सनलाइट जो है, जो भी सन की रेडिएशन है वो स्टेटली फॉल करती हैं, और नॉर्दर्न हमारे जो इलाके हैं वहां पे सनलाइट जो सन रेडिएशन है वो यहाँ पर स्लैंटिंग फैशन में फॉल करती हैं, तो जहाँ पे स्टेटली फॉल करेंगी वहां पे मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी प्लांट को, और C4 प्लांट जो है वो मैक्सिमम सनलाइट एंजॉय करेंगे, और इसलिए शुगर केन जो हमें साउथ इंडिया से मिलता है वो थिक स्टेम रखता है, और नॉर्दर्न इंडिया का शुगर केन जो है वो थिन स्टेम रखता है। ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे एक चैप्टर, उसमें उन्होंने बताया है कि दोनों को मिला के एक नया शुगर केन तैयार किया गया जो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में शुगर केन शुगर देता है।
साउथ इंडिया वाले एंड नॉर्थन इंडिया वाले, उन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है शुगर केन की।